क्लास 11। अभी तक आप पढ़ रहे थे आरो भाग 1। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वितान भाग 1 से पहला पाठ आलो आधारी। ये पुस्तक में तो इसका नंबर 3 है, लेकिन मैं इसको नंबर 1 पर आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं इसको नंबर 1 कह रही हूँ। आलो आधारी, जिसे बेबी हालदार ने लिखा है। आलो आधारी का अर्थ होता है अंधेरे से उजाले की ओर। तो ये कहानी भी एक अंधेरे से उजाले की ओर जाने की है कि किस तरह से एक बहुत ही कम पढ़ी लिखी लड़की अपनी कोशिश से पढ़ लिख कर कितनी बड़ी आदमी बन गई, सारी दुनिया में उसका नाम हो गया, उसको पुरस्कार भी मिल गए, लेकिन ये सब उसकी मेहनत और हिम्मत से हुआ। तो इसकी कहानी पढ़ने से पहले ये उसकी आत्मकथा है बेबी हालदार की। बेबी हालदार के विषय में हम 2-4 बातें जान लेते हैं। लेखिका बेबी हालदार बंगाल की रहने वाली थी। वो एक सैनिक की पुत्री थी। उसका जन्म 1974 में हुआ था। जब वो बहुत छोटी सी थी, केवल 13 साल की, और 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, उसका विवाह कर दिया गया। और विवाह भी एक ऐसे व्यक्ति से किया गया जो उम्र में उससे दुगने से भी अधिक था। दुगने से अधिक था ये तो एक बात है, आयु तो ज्यादा थी ही। वो उसका व्यवहार भी उसके साथ अच्छा नहीं था, उसे बहुत मारता पीटता था और शराब पीता था। 2-3 बच्चे हो गए, उसके बाद भी उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। पति के व्यवहार और उसकी ज्यादतियों से परेशान होकर वो अपने तीनों बच्चों को लेकर फरीदाबाद आ गई, और उसके बाद वो घरेलू नौकरानी का काम करने लगी। वहीं से उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। ये उसके जीवन का एक घटनाक्रम था जो मैंने आपको बताया। लेकिन मैं उसके जीवन के बारे में आपको एक बात और बताती हूँ। आज से 3 साल पहले अमर उजाला में मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसका हेडिंग था आ अब लौट चले। हेडिंग देखने के बाद मैंने सोचा इसको पढ़ती हूँ। उसे जब मैंने पढ़ा तो पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये तो बेबी हालदार की कहानी है। उससे जो इंटरव्यू किया गया था उसमें ये पूछा गया था कि किस तरह से वो यहाँ पर आई और अब क्यों लौट जाना चाहती है। ये करीब 3 साल पहले की बात है। तो तब उसकी एज बताई गई थी कि लगभग 43 साल की कोई एक घरेलू नौकरानी, जिसका कि हम यहाँ पर इंटरव्यू छाप रहे हैं। तो ठीक है, 3 साल बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं, 3 साल उस बात को बीत चुके हैं। तो वहां पर ये था कि उसके सारे बच्चे, उसके तीनों सारे बच्चों से मेरा मतलब उसके तीनों बच्चे पढ़ लिख कर काफी आगे निकल गए थे, और अब वो थक गई थी और अब वो लौटकर अपने घर की तरफ, अपने परिवार की तरफ, अपने जिस एरिया की वो रहने वाली थी, अपने स्थान की ओर जाना चाहती थी। तो वो कहानी बेबी हालदार की ही थी, यानी कि इस पाठ की लेखिका। अब मैं आपको इस पाठ की समरी बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक घटनाक्रम मैं आपको बताऊंगी जिससे समझ में आएगा कि किस प्रकार से कठिनाइयों में बीता उसका जीवन, लेकिन पढ़ाई लिखाई के शौक के कारण वो कहां से कहां पहुंच गई। तो देखिए, जब वो अपने तीनों बच्चों को लेकर फरीदाबाद के पास आ गई, फरीदाबाद यही जो दिल्ली के पास है, यहाँ पर पहुंच गई और घरेलू नौकरानी का काम करने लगी। वो यहाँ पर आने के बाद अपने लिए काम ढूंढती, दिन भर इधर उधर टहलती घूमती, और जब कोई काम उसको नहीं मिलता और लौट कर आती तो साथ में रहने वाली औरतें उससे पूछती क्या कोई काम मिला, क्योंकि उनको एक उत्सुकता होती थी कि आखिर ये अकेली क्यों रहती है, इसका स्वामी कहाँ है। स्वामी से अर्थ है इसका पति कहाँ रहता है। और जब उसे कोई काम नहीं मिलता, आपस में तो बातें बनाती और उसको झूठी तसल्ली देती कि ठीक है, काम मिल जाएगा। इसी तरह से उसके दिन बीत रहे थे। ये कहानी झुग्गी में रहने वाले लोगों की है, उनकी किस तरह से जीवन बीतता है उनकी है, जिस ओर सफेद पोश लोग यानी कि समाज का दूसरा वर्ग झांकना भी पसंद नहीं करता। ये उसकी एक आत्मकथा है जो ये बताती है कि इस वर्ग के लोग, जिस वर्ग में वो बिलोंग करती है, किस परेशानियों से अपने जीवन को बिताया करते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि वो एक किराए के मकान में रहती थी, जहां पर वो काम ढूंढने के लिए जब निकलती और लौट कर आती तो महिलाएं पूछती क्या तुम्हें कुछ काम मिला और तुम्हारा स्वामी कहाँ है। इसके बाद उसे एक जगह काम मिल गया। उसके ही तरफ का एक लड़का सुनील था, उसने उसकी बहुत मदद की। एक दिन वो उसको एक घर लेकर गया जहां पर एक सज्जन मिले। उन सज्जन के जो काम करने वाली थी महिला, वो कुछ दिन से छुट्टी पर गई थी और उन्हें परेशान भी कर रही थी। उन्होंने उस लड़की को अपने यहाँ काम पर रख लिया। काम पर रखने के बाद उन्होंने उसकी बहुत मदद की, बहुत सहायता की।
वो उनके यहाँ अच्छी तरह से काम करने लगी। वो उसको अपनी बेटी की तरह समझते थे और वो भी उनके लिए उसी तरह से पूरे परिवार के लिए काम किया करती थी। सवेरे आ जाती, सभी लोगों को नाश्ता खिलाती, खाना खिलाती और जो घर के काम होते बिल्कुल घर की तरह करती। दोपहर में अपने घर जाती और संध्या पड़ने पर फिर लौट कर आती और उन लोगों के सारे काम किया करती थी। उसके तीनों बच्चे जो थे वो पढ़ने जाने लगे थे। दोपहर में जाकर वो उनको स्कूल से आने के बाद खाना वगैरह खिलाती और लेकिन जिस घर में काम करती थी उस घर के लिए वो मन लगाकर काम किया करती थी। जिस मकान में वो अभी तक रहती थी उसमें सुविधाएं तो बहुत कम थी लेकिन किराया बहुत अधिक था। कॉमन लैट्रिन बाथरूम था, छोटा सा आंगन था, रहने वाले अधिक थे और तो और जो मकान मालिक का लड़का है वो भी उसको कभी कभी तंग किया करता था। जहां वो काम करती थी चाहती थी उसे एक आध काम और मिल जाए जिससे उसके बच्चों का जीवन सरलतापूर्वक चलने लगे। सुनील जिस घर में उसको काम के लिए लेकर आया था वो बहुत सज्जन परिवार था। उस परिवार के जो मुखिया थे उनको वो तातुश कहने लगे। तातुश पिता को कहा जाता है और उनका बहुत ध्यान रखती थी। वो भी उसका बहुत ध्यान रखते थे। उसके बच्चों के विषय में अक्सर पूछा करते थे। एक बार वह किताबों की अलमारी को साफ कर रही थी। वहां पर वो उन किताबों को उलट पुलट कर देखने लगी। उसे पढ़ाई का शौक तो शुरू से ही था। इत्तेफाक से तातुश वहां आ गए और उसे उसकी पढ़ाई के बारे में उससे पूछने लगे। उसे बहुत अधिक नहीं मालूम था। उसने 2-3 बांग्ला भाषा के लेखकों के नाम उनको बता दिए। उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि इसको पढ़ने का शौक है, इसको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। उसके पढ़ाई लिखाई के शौक को देखते हुए तातुश ने उसे एक दिन एक पेन और कॉपी दी और कहा वो उस पर कुछ लिखा करे। लिखने का शौक तो उसको पहले से ही था। वो उस पर कुछ कुछ लिखने लगी और ये शौक धीरे धीरे आदत में बदल गया। महिलाएं उसको लिखता पढ़ता देखती तो सोचती न जाने रात में क्या पढ़ती लिखती रहती है। मकान मालिक का बेटा उसको पहले ही परेशान किया करता था। वो मकान बदलने का सोच ही रही थी। एक दिन जब वो तातुश के यहाँ से काम करके लौटी तो उसने देखा उसका घर टूटा पड़ा है और सारा सामान बिखरा पड़ा है। उसका घर टूटने से सारा सामान बिखर गया। वो सारा सामान बटोर कर एक जगह बच्चों को लेकर बैठ गई अपने। रात भर खुले आकाश में वो बैठी रही। दूसरे लोग जो थे वो अपना सामान लेकर इधर उधर अपने बसेरे के लिए चले गए। उसके 2 भाई भी पास में रहते थे लेकिन किसी ने उसकी खबर नहीं ली। तातुश को जब पता चला कि बेबी का घर टूट गया है तो उन्होंने अपने घर का एक कमरा उसको रहने के लिए दे दिया और उससे ये कहा कि अब तुम हमें गर्म खाना खिलाया दी, अब तुम हमें गर्म फुल्का खिला दिया करना। वो अब ऐसा ही करने लगी। वो वहीं रहती थी। तातुश उसका और उसके बच्चों का बहुत ख्याल रखते। उन्होंने पास ही में उसके बच्चों का दाखिला भी करा दिया। बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाने लगे। दोपहर में जब लौट कर आते तो तातुश उन्हें खाने को कुछ न कुछ देते, कभी बिस्कुट कभी दूध। तो बच्चों को सुविधा रहने लगी। माँ का समय बचने लगा। उनकी पढ़ाई लिखाई चल निकली। उसका जो बड़ा लड़का उससे बिछड़ गया था, तातुश ने उसकी भी खोज की और उसे भी एक जगह काम पर रखवा दिया। बेबी सोचती कि तातुश उसके पिछले जन्म में उसके पिता रहे होंगे तभी उसका ध्यान इतना ज्यादा करते हैं। बेबी को लिखने पढ़ने का समय तो ज्यादा मिलता नहीं था लेकिन तातुश उसे हमेशा प्रोत्साहित करते रहते कि वो लिखा करे, जो भी वो चाहती है लिखे और कुछ नहीं तो अपने जीवन के घटनाओं को ही वो लिख डाले। जो उनके लड़के थे वो भी उसका बहुत ध्यान रखते थे। उनके घर आने वाले हर मेहमान को वो बहुत ही सम्मान से खाना खिलाया करती थी, बहुत ही सम्मानपूर्वक उनके साथ व्यवहार किया करती थी। उस जो भी वो कुछ लिखती, तातुश के जो बड़े भाई थे वो उसके पास उन्हें भेजने लगे। एक दिन उन्हें उसको लिख के भेजा कि वो भी आशापूर्णा देवी के समान की एक दिन प्रसिद्ध हो जाएगी और उनकी बेटी शर्मिला उसके लिखे नोट्स को चेक करती और उसको लौटा देती। यानी कि तातुश का सारा परिवार उसकी इस काम में मदद करने लगा और धीरे धीरे वो अपनी आत्मकथा लिखती जा रही थी। वो किताबें पढ़ती, वो अखबार पढ़ती। पढ़ने लिखने का शौक उसका दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। एक दिन बेबी के पिता उससे मिलने आए। उसे बताया कि उसकी माँ अभी संसार में नहीं रही है। उसको गुजरे हुए 6 महीने से अधिक बीत चुके हैं। वो बहुत ही दुखी हो गई, बहुत फूट फूट के रोने लगी। उसे बहुत अफसोस इस बात का हो रहा था कि उसके भाई पास में ही रहते हैं लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि उसकी माँ अब इस संसार में नहीं रही है। धीरे धीरे वो अपनी घटनाएं लिखने लगी। तातुश के घर आकर उसका जीवन ही बदल गया था। उसके बच्चे पढ़ने लगे थे, बड़ा लड़का काम पर लग चुका था। वो अब ये सोचती थी कि तातुश से बिछड़कर अब वो कैसे रह पाएगी। उनके बिना जीना उसके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। उनके कारण ही उसकी जिंदगी में, उसके जीवन में
एक खुशी आई थी। एक दिन वो आया कि उसकी इस कहानी को, उसकी जो आत्मकथा थी, उसको एक पत्रिका में स्थान मिल गया, उसे लाकर दिखाया गया। वो बहुत प्रसन्न हुई और उसने तातुश के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पत्रिका में जो उसकी रचना छपी थी उसका नाम था आलो आधारी और लेखिका बेबी हालदार। उसे बहुत आश्चर्य इस बात का था। ये कहानी मैंने आपको बताई जो हमने आलो आधारी शुरू किया था उसकी, किस प्रकार से उसके जीवन में परिवर्तन आते चले गए और परिवर्तन इतने परिवर्तन आए उसको कि अखबारों में उसका इंटरव्यू छपने लगे और उसकी इस कहानी पर फिल्म भी बन गई। वो एक फेमस कैरेक्टर बन गई, वो फेमस व्यक्ति बन गई, लेकिन मेहनत के बल पर। तो मेहनत से इंसान क्या नहीं कर सकता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक चींटी चढ़ती है 100 बार, गिरती है 100 बार, लेकिन वो आखिर में चढ़ ही जाती है। उसी तरह से बेबी हालदार ने अपनी जिंदगी की कठिनाइयों को झेलते हुए, उन्हें काटते हुए निरंतर आगे बढ़ती चली गई। हाँ, सपोर्ट भी उसको मिला तातुश का और उनके परिवार का। अच्छे लोगों के सहारे से हमारे काम सरल अवश्य हो जाते हैं, लेकिन उसकी नींव, उसकी बुनियाद, उसका स्टार्ट हमें खुद ही करना पड़ता है। ये कहानी हमें ये सबक भी देती है, ये लेसन देती है, ये पाठ लिख देती है कि हमें कामों को स्वयं शुरू करना चाहिए। जब हम काम शुरू करते हैं तो सहायता अपने आप आती चली जाती है। आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। अगर हम पाठ्य पुस्तक की बात करें तो ये बहुत ही लंबी कहानी है, उतनी लंबी कहानी जिसके आधी पुस्तक इस कहानी के पन्नों से भरी हुई है। मैंने आपको यहाँ पर उसका मुख्य सार बता दिया, आपको याद समझ में आ गया होगा, याद भी रहेगा। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको समझाती हूँ। शेयर लाइक करते रहिएगा। थैंक यू।